हेलो एवरीवन। मेरा नाम फरहीन खान है। जैसे कि आप लोग मेरे चैनल को जानते ही हैं, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और अपनी एमएससी एम्स जोधपुर से कर रही हूँ। एंड आज की जो वीडियो है दिस इज वेरी स्पेसिफिक, और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट किया है। तो आज मेरे साथ एक न्यू मेहमान है एंड ही इज़ परीक्षित अग्निहोत्री, जो आज की वीडियो में हमारा साथ देंगे। तो मैं परीक्षित से बोलूँगी, प्लीज़ अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। हाय एवरीवन, आई एम परीक्षित अग्निहोत्री और मैंने अपनी बैचलर्स गीतांजलि यूनिवर्सिटी गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर राजस्थान से करी है। और अब मैं मेरी मास्टर्स एमएससी इन नर्सिंग नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से करने जा रहा हूँ। तो हम दोनों मिलके यही होप करेंगे कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू परीक्षित, इस वीडियो के लिए आपने बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है। एंड हम लोग पूरे कोशिश करेंगे दोनों मिलके कि आप लोगों के मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आंसर कर पाएं, और जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो प्लीज थैंक यू फरीना, यू एज वेल। आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी वीडियो में। थैंक यू परीक्षित फॉर यू। एंड प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो जस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इट इज काइंड ऑफ इंटरव्यू टाइप ऑफ वीडियो। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस परीक्षित से पूछूंगी एंड ही इज गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है परीक्षित आपके लिए कि ओके। हम ये वीडियो जैसे कि बना रहे हैं फॉर जो भी स्टूडेंट्स लाइक बीएससी स्टूडेंट्स या बैचलर स्टूडेंट्स या मास्टर स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने की सोचते हैं, एंड उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, वो किन किन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन सी कंट्री वो चूज कर सकते हैं बाहर जाने के लिए दैट इज गुड फॉर देयर करियर? देखो फरीन, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि कौन कौन से लोग कौन सी कंट्री चूज करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो भी जिन्होंने भी बैचलर्स मास्टर्स, जिन्होंने भी नर्सिंग के लिए बहुत डिमांड है। और कोई भी आपको कंट्री चूज करने से पहले अपना स्किल सेट अपना देखना पड़ेगा कि क्या आपको कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर रहेगी। कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और आपको वहाँ शायद प्रॉब्लम हो सकती है मैनेज करने में। बहुत रश सिटीज हो सकती हैं, या आपको बहुत ऐसी सिटीज पसंद है जो नेचर और आपकी पसंद की हो। तो ये खुद की इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज के आप नाम लेके बता सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज बेस्ट रहेंगी, या फिर कौन सी आप प्रेफर करोगे क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, तो यू कैन टेल। देखो, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, मैं जो बेसिक कंट्रीज आपको रेफर करूंगा एक इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट या इंडियन नर्स को, कि आप जो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होती है कनाडा, यूएस, यूके एंड आप ऑस्ट्रेलिया चूज कर सकते हैं। ये जो बेसिक कंट्रीज हैं ये बहुत बेनिफिट आपको देगी आपके करियर में, आपको ग्रो करने के लिए, और बहुत हेल्प करेगी। ओके मैं खुद परीक्षित। यूनाइटेड किंगडम में जा रहा हूँ, वो बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। डिफरेंट कंट्री बहुत डिपेंड करती है आपकी चॉइसेस पे। अगर आप गलत कंट्री चूज करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। ओके परीक्षित, थैंक यू फॉर द आंसर। तो आपको क्या लगता है कि जो ये कंट्रीज हैं इनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पूरा बैचलर स्टूडेंट, इफ वो अगर बाहर जाना चाहता है, तो इन फोर कंट्रीज जैसे कि आपने बताया कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउ कैन दे अपीयर? मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे आप कनाडा और यूएस को चूज करो। कनाडा और यूएस दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके जो रूल्स हैं वो बेसिकली सेम है। वहां अगर आपको जाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रखा है, आपकी 12th स्टैंडर्ड, वो आपको एक मेडिकल फील्ड से करनी पड़ेगी। उसमें आपकी बायो बहुत जरूरी है। बायो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स की बहुत होनी जरूरी है, क्योंकि मेनली कंट्रीज में डिप्लोमा को कंसिडर इतना नहीं करते कि आप अपनी कंट्री से डिप्लोमा करके जा रहे हैं और वहां आपको मास्टर्स में एडमिशन चाहिए। वो बैचलर्स में इवन बहुत प्रॉब्लम होती है एडमिशन लेने की। तो बैचलर्स के लिए सबसे बेस्ट है। ओके। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 12th होना चाहिए विद बायो, एंड हमारे पास एक ग्रेजुएट बायो, डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट। और अगर आप
स्टडी पर्पज से जा रहे हैं तो आपको स्टिल, इवन इफ आप स्टडी पर्पज से जा रहे हैं, आपको स्टिल एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 ईयर का। अगर आपके पास 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है, आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। तो ये बहुत डिफरेंट प्रोसेस होता है, जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। ये तो एलिजिबिलिटी हो गया कि आपको मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी 12th आपको बायो से करनी होगी, और आपकी बैचलर्स पूरी 4 ईयर्स की कंप्लीट होनी चाहिए, और ये सब जो रिक्वायरमेंट्स हैं। और जैसे कि आपने अभी 2 कंट्रीज़ के बारे में बताया है कनाडा के लिए, और बाकी बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो दूसरी कंट्री है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? इज़ देयर एनी देखो, मैं डिफरेंस? यूके के बताता हूँ, जहाँ मैं खुद जा रहा हूँ। तो यूके का ऐसा है कि अगर आपके पास, आपको स्टडी बेस पे जाना है, तो आपको 6 मंथ्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होगा। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा होता है कि अगर आपके पास 6 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बेटर कंसिडरेशन करेंगे। बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। और अगर आपके नहीं भी है, तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो आपके ग्रेड्स और आपके जो पूरा आपने ट्रेनिंग ली है, वो सब चेक करेंगे, तब आपको मिल सकता है। तो वो स्पेशली उन्होंने ये रिकमेंड कर रखा है कि अगर आपके पास 6 मंथ्स to 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो वो बेटर है एडमिशन के लिए। ऑलराइट, तो इसमें जैसे ही हम लोग सुनते हैं कि बाहर किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको आईएलटीएस, ओईटी ये सब ज़रूरी होता है, तो इसमें आप कुछ बताएँगे कि कितने बैंड्स चाहिए, और कितनी कंट्रीज़ में, लाइक 4 इन चारों कंट्रीज़ में कितने बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, और क्या आप कर सकते हो? और एनक्लेक्स इज़ देखो, रिक्वायर्ड और नॉट? हाँ, मैं आपको यूके का बताता हूँ, और मैं सिर्फ ये क्लियर करता हूँ कि जो नर्सिंग फील्ड है, अगर आपको नर्सिंग में जाना है, तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, चाहे वो आइल्स है, चाहे टॉफल है, चाहे ओईटी है। ओके, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप बेसिक किसी और फील्ड के एमबीए करने जा रहे हैं, तो आपका जो आइल्स है वो वेव ऑफ हो सकता है कि आपको आइल्स ना देना पड़े किसी दूसरे फील्ड के लिए, लेकिन आपको नर्सिंग के लिए आइल्स देना पड़ेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो वेरी करती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पे। वहां पे भी, जैसे हमारे इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस सेपरेट हैं, तो वहां पे भी आपको कॉलेजेस में नो लेस देन 5.5 बैंड में मिल सकता है एडमिशन। ओके, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप अगर नो लेस देन 6.5 ओवरऑल बैंड लेके आए, तो आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। क्योंकि अगर आप कम बैंड आएंगे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। आपको बहुत सारे एजेंट्स बोलेंगे कि हाँ, हम आपको एडमिशन दिला देंगे, आपके 5.5 बैंड है, कम बैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हम आपको एडमिशन दिला देंगे। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एकदम बेसिक होता है, इतना नाम नहीं होता, तो वहां पे भी, उन कंट्रीज में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऐसे कॉलेजेस होते हैं। तो आपको बहुत सोचना चाहिए कि अगर आपके बैंड कम आए हैं और आपको कोई कॉलेज मिल नहीं रहा, तो आप एक बेसिक कॉलेज में ना लें, आप ओके, दोबारा एग्जाम दें और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ओके। तो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अगर वी नीड टू बिकम अ आरएन, दैट इज अ रजिस्टर्ड नर्स इन दीज ऑल कंट्रीज, या तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? हम लोग कैसे अप्लाई करें, और कैसे आप इन दीज कंट्रीज में आरएन बन सकते हैं? ओके, तो मैं आपको यूके का बताता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको कनाडा और यूएस का बताऊंगा। तो ओके, यूके का ऐसा सीन है कि कुछ कोर्सेज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेज ऑफर करती हैं जो प्री रजिस्ट्रेशन कोर्सेज होते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन कोर्सेज मतलब, जैसे हमारे इंडिया में होता है, हमने एडमिशन ले लिया, हम जैसे जैसे फाइनल ईयर के एग्जाम क्लियर करेंगे, हमको आगे आगे प्रोसीड करता जाएगा। तो हमारे जैसे 4th ईयर का फाइनल एग्जाम होता है, हमें उसी उसी एग्जाम के बेसिस पे हमें लाइसेंस भी मिल जाता है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो प्री रजिस्ट्रेशन, कि आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करके देती हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जो बहुत बेटर यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपको कुछ एग्जाम देना पड़ता है, जैसे ऑस्की हो गया। हम्म, ऑस्की एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करेगी, आपको अप्लाई करवाएगी, लेकिन वो एग्जाम आपको सेपरेट देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। और क्योंकि लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको जॉब के लिए, कुछ भी के लिए, तो नर्सिंग में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें, और वो ऑस्की एग्जाम और क्लियर करें। तो ये थी यूके की बात। तो अब मैं आपको बताता हूँ कनाडा और यूएस की। कनाडा और यूएस के जो रूल्स है ना नर्सिंग के लिए, वो बेसिकली सेम है, और बहुत टफ है, बहुत टफ। जो बहुत
हाईली इंटेलिजेंट और जो डेडिकेटेड पर्सन है, अगर वो बहुत स्टडी कर सकते हैं तो मैं उनको भी प्रेफर करूंगा। तो आप पहले से ही अपने फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में जब भी है, आप एनक्लेक्स की प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि यूएसए और कनाडा 2 कंट्रीज हैं जहां आपको एनक्लेक्स के बिना कोई जॉब नहीं मिल सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल भी बता सकता हूँ कि मेरी एक नोन फ्रेंड है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग में, बट उनके पास एक्सपीरियंस काफी है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और उनकी पीआर है कनाडा में, बट स्टिल वो नर्सिंग की जॉब नहीं कर सकते। वो नर्सिंग की जॉब नहीं कर सकते और उनके पास पीआर है कनाडा की। क्यों? आपको पीआर मिल जाएगी, आपको एजेंट बोलेगा कि हम आपको पीआर लगवा देते हैं मैम, आपके आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है, हम आपको पीआर आपकी लग जाएगी, लेकिन आपको वो नर्सिंग जॉब नहीं मिलेगी, तो आप वहां क्या करोगे क्या? ओके। तो ये बहुत डिफरेंट है। तो आपको वो एनक्लेक्स आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा जॉब के लिए वहां पे कनाडा और यूएस में। ओके। तो बाकी इन 2 कंट्रीज के लिए एनक्लेक्स मैंडेटरी है और बाकी के लिए लाइक आपका ऑस्की एग्जाम और ये सब करके आप आरएन बन सकते हैं। ओके। तो हम लोग अगर किसी को खुद से ये प्रोसेस करना हो तो वो कैसे प्रोसीड करे? लाइक हम मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट करा है एंड फिर मैं अपना मास्टर्स करूंगी, तो इफ मुझे ही लाइक अपने बैचलर्स के बाद बाहर जाना हो तो मैं कैसे प्रोसीड कर सकती हूँ? देखो मैं ये बताता हूँ, खुद प्रोसेस करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं खुद। हम वो बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। हमको सबसे पहले हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने होंगे जो इंटरनेशनल ईमेल आईडी है उस यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी, फिर हमें कुछ यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और आप एप्लीकेशन का रिप्लाई या इवन आपको वो आपके पूरा प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। आपके जो कॉलेज में उसकी ईमेल आईडी में भी वहाँ फोन कर सकते हैं कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन, उसके लिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में वो पेड है, जैसे आपको £100 कहीं पे है, कहीं पे £60 है, तो ये 6,000 to 10,000 हो गया एप्लीकेशन फीस है। तो ये ओके। बेसिक फीस लगती है कहीं कहीं। तो फिर आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा, आप एप्लीकेशन डालोगे, एप्लीकेशन का रिवर्ट आएगा, रिवर्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन अगर आपको एक बेसिक ऑफर लेटर आता है, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर, तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर आने में कम से कम आप ये मानो कि 2 मंथ्स भी लग सकते हैं और 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। इवन मेरा खुद का कंडीशनल ऑफर लेटर आने में 5 मंथ्स लगे। तो वो एक्चुअली बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है अगर हम खुद से करेंगे। तो हमको भी हम सोचते हैं यार इतना टाइम हो गया, कोई रिवर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद वो आपके ऊपर कंडीशन रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन आपको ये हमारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो जो बेसिक उनकी कंडीशंस होती हैं, जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं, और आपको एक £2,000 का जो अमाउंट होता है वो डिपॉजिट करना होता है। ये यूके के लिए है। ओके। 2000 मीन्स प्रॉब्लली 2 लाख तक ये आपको डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद आपको प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद कुछ दिन और लगते हैं, फिर आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर में वो कहते हैं कि हम आपके लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं। ओके। उस ओके। अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपका और लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक का जो प्रोसेस है, बैंक लोन का प्रोसेस बहुत हेक्टिक है, बहुत बहुत है। हम शायद फरीन और मैं उसके लिए अलग अलग से वीडियो बना दें, ओके। ठीक है। उसके बाद आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद आपका आता है कैश लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो आपको यूनिवर्सिटी, आपको यूकेवीआई को दिखाना होता है कि ये यूनिवर्सिटी हमें स्पॉन्सर कर रही है, हमें एडमिशन दे रही है आपकी कंट्री में, उस बेसिस पे। और इसको कम से कम आप सोच लो 3 to 5 मंथ्स ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, सारा प्रोसेस। ओके। और उसके बाद कैश आएगा। कैश बहुत एंड में आता है, मतलब आप जाने वाले होगे तो उससे मे बी मैक्सिमम 1 मंथ पहले आएगा, ओके। और उससे लेट भी हो सकता है, इवन 10 डेज पहले भी आ सकता है। उसके बाद आपका वीजा फाइल होता है, उससे पहले ओके। आपका वीजा फाइल नहीं हो सकता।
ये लॉन्ग ऑलराइट। प्रोसेस है। तो इज देयर एनी डिफरेंस कि अगर हम किसी एजेंसी से प्रोसेस करा रहे हैं और खुद से प्रोसेस करा रहे हैं तो टाइम थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है? यस, बहुत बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम इंडिविजुअल एक स्टूडेंट हैं। ऐसे बहुत सारी लाखों एप्लीकेशंस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स उनको भेजते हैं, बट जो एजेंट्स हैं उनका टाई अप रहता है यूनिवर्सिटी से। जैसे मैं आपको एक आईडीपीआई के बारे में बताऊंगा, जो गवर्नमेंट जो भी इनका है, ये कोई कॉस्ट नहीं लेते आपसे, फ्री ऑफ चार्ज है इनकी जो भी सर्विसेज हैं। आपको फ्री आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे आपको, बट आपको भी इनके साथ काम करना पड़ेगा। इवन आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इनको बना के देना पड़ेगा, जो भी। तो ये आपकी हेल्प करेंगे, और ओके। इनके थ्रू एक मान लो अगर आपको फ्रीली, आपको विदाउट एनी फीस आपको एप्लीकेशन करनी है तो इनके थ्रू करें। बट मैं ये भी कहूंगा कि आप अगर कोई एक अच्छा एजेंट के थ्रू भी करेंगे, इवन चाहे वो कुछ पैसे चार्ज करे, तो वो भी बेटर है, क्योंकि वो सारा है जो आपका हेक्टिक शेड्यूल होगा, आपको जो भी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है, या भी जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, ईमेल करनी है एवरी ईमेल, वो सारा खुद करेंगे। तो मैं ओके। ये तो एक इंडिविजुअल पे है कि वो उसको क्या चूज करना है। बट मैं अपने हिसाब से आपको अगर बताऊं तो आप किसी एक बेटर एजेंट के थ्रू कर सकते हैं अप्लाई। ओके, थैंक यू परीक्षित इतना इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप्स, लाइक इफ वी वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो क्या इंडियन स्टूडेंट्स कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और कैसी कैसी स्कॉलरशिप, कितना अमाउंट वो उसको मिल सकता है? देखो, जो बेसिक फीस है ना, जो भी किसी भी मास्टर्स डिग्री की, एक्चुअली बैचलर्स की, नर्सिंग बैचलर्स की बहुत ज्यादा फीस है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मास्टर्स की बताता हूँ। मास्टर्स की बेसिक फीस 13,500 टू 1,400 पाउंड। ये हो गया 13.5 लाख से 14 लाख, ये बेसिक ओके। फीस है। और आपको इंटरनेशनल क्या कहते हैं, आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि 2,000 पाउंड की है। तो आप ये मान के चलो, आपको 100% 2,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब 2 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ओके, तो इसके लिए इसकी हमें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और हाँ, इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं या जो किसी भी पर्सन के थ्रू कर रहे हैं, आपको उसमें एप्लीकेशन में वो उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से एक एप्लीकेशन डाल। यस परीक्षित, तो जैसे कि आप बता रहे थे कि कितना एक स्टूडेंट पे खर्चा आ जाएगा अगर वो ये प्रोसेस खुद करता है तो? देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, आपको एप्लीकेशन का बताता हूँ। अगर आप आईडीपी के थ्रू करेंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा एप्लीकेशन का। बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो मैं बेसिकली वो आपको 23,000 से 24,000 तक चार्ज कर सकता है। बट वो आपको सारा प्रोसेस करके देगा, इवन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इवन सारी एप्लीकेशन, इवन सारी मेल्स, इवन सारे रिवर्ट। आपको एप्लीकेशन, आपको यूनिवर्सिटी आप मेल डालेगी जिसका आपको रिवर्ट करना पड़ेगा खुद कितनी बार। तो वो आप मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकते, कोई आपको उसमें कोई, आप अगर कुछ गलत मेल डाल दो तो वो ऐसा अनडन नहीं हो सकता। तो मैं ये प्रेफर करूंगा तो आप किसी के थ्रू करो। तो बेसिक ये 23,000, तो अगर आपका एप्लीकेशन मानो अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो। और अगर आप फीस का देखो तो फीस मैंने आपको बताई थी, 14,000 पाउंड है, या फिर थर्टीन थाउजेंड ओके। फाइव हंड्रेड जो कि 13.5 लाख से 14 लाख की फीस है, जिसमें आपको 2,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 2 लाख की स्कॉलरशिप ये मेनली यूके के लिए है। ओके। तो तो ये आपका बेसिक होएगा, इसके बाद भी आपको खर्चा आएगा। मैं आपको ये बताऊंगा, पूरा खर्चा बता देता हूँ। आप ये सोचोगे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली। बट मैं आपका इसको पूरा आउटकम भी बताऊंगा कि आपका अगर इतना इन्वेस्टमेंट, आप ये सोचो आपका ये इन्वेस्टमेंट है तो आपका आउटकम कितना है। ठीक है, ओके, तो ये अगर आप ये जो आरएन होते हैं, लाइक वर्किंग, या फिर जैसे अब ये आप स्टडी के बाद जब आरएन बनोगे तो फिर क्या सैलरी रहेगा, और कितना लिविंग एक्सपेंडिचर रहने का अगर हम खर्चा निकाल दें तो फिर कितना हमारा अमाउंट हम लाइक एक इंडिविजुअल सेव कर सकता है? ठीक है, मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप जो यूके है, यूके एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो अगर आप उसमें मेजर सिटीज चूज करोगे, अगर आप लंदन चूज करोगे तो लंदन क्वाइट एक्सपेंसिव है। अगर आप दूसरी थोड़ी उसके आसपास की
कंट्रीज चूज करोगे या बर्मिंगम चूज करोगे, ऐसी टाइप कंट्री वो सिटीज, वो बेटर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक एवरेज एक सैलरी की बात करें, जो मैं सिर्फ आपको सिर्फ बैचलर्स की बताऊंगा, जो बैंड 5, अगर आपकी बैंड 5 जॉब लगती है एक नर्स की, जो बेसिक बैचलर्स के बाद आपको जॉब मिलेगी वहाँ की गवर्नमेंट में आपको लाइसेंस के बाद, वो बेसिकली 25,000 पाउंड से 30,000 पाउंड है, और ये 25 लाख से 30 लाख है ईयरली। ओके। ये ईयरली है। और अगर आप आवरली पूछो तो आवरली 17 पाउंड से लेकर 50 पाउंड तक आपकी आवरली रेट होगा। 1700 रुपए से लेकर इवन आप क्या कहते हैं 5,000 भी एक घंटे के कमा सकते हो आराम से। ओके। तो ये जैसे कि आप यूके का बता रहे हो, एनी अदर कंट्री लाइक कनाडा, और इनमें अगर कोई काम करने के लिए जा रहा है या स्टडी पर्पस से जा रहा है, देन आरएन बनता है, तो फिर क्या सैलरी उनका रहेगा? देखो मैं कनाडा का बताता हूँ आपको। कनाडा का ऑब्वियसली जो करेंसी रेट है वो यूके से बहुत कम है, 54 to 55 होगा मे बी, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। तो उसके हिसाब से भी आपका काफी एक अच्छा रहेगा। आप मिनिमम आपका 25 लाख तक आपको ईयरली इजीली मिल जाएगा बैचलर्स के बाद, ओके। सिर्फ बैचलर्स के बाद। ओके। तो व्हाट यू थिंक लाइक इस सब चीजों को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं? डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या जरूरी है? देखो एप्लीकेशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जरूरी है। इवन अगर जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें अभी डिग्रीज नहीं मिली है, लेकिन जो हमारा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इवन हमारा लाइसेंस है, इवन हमारे जो सारे 4 इयर्स की जो मार्कशीट है वो सारी हमें देनी पड़ेगी। हमारे 10th, हमारे 12th क्लास के मार्कशीट्स, हमारी अगर कोई गैप है उसका भी हमको उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि इस गैप में हम ये गैप क्यों है और ओके। हमने ये गैप क्यों लिया, उसका आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी 4 साल की मार्कशीट, उसके बाद अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है कोई, वो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। इवन अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, आप ये मत सोचना कि कुछ लोग सोचते हैं हम एक्सपीरियंस कि हम कहीं से भी नहीं लेंगे बट हमको एक एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। ठीक है, वो एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस लेटर चेक करते हैं। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से, मे बी नर्सिंग होम से एक्सपीरियंस लिया है, तो वो जो जो पर्टिकुलर वहां पे जो हेड होगा उसको ईमेल आ सकती है, उसको कॉल आ सकती है, जस्ट टू क्रॉस चेक। ओके। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। उसके बाद आपको जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आपको आपका ये 4 साल की मार्कशीट भी, उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया। तो ये बेसिक चीजें लगेंगी आपको एक एप्लीकेशन करने में। ऑल राइट। थैंक यू परीक्षित, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जानना चाहूंगी अबाउट पीआर, लाइक फॉर परमानेंट रेसिडेंस। अगर हम इन कंट्रीज में चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या क्या होगा। तो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा साथ देंगे। एंड प्लीज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपको जितना क्लियर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें उतना करना चाहेंगे। एंड नाउ इट्स अप टू परीक्षित, इट्स इफ अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं या और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग में है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, वो आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत ध्यान से एप्लीकेशन में, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि नहीं मैं एप्लीकेशन खुद से करना चाहता हूँ, तो आप खुद से कर सकते हो। बट आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि क्यों आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, जो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। वो अगर आपने उसमें क्लियर नहीं किया कि क्यों हम आना चाहते हैं, क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं, हमारा बैकग्राउंड ये था, इसलिए हम ये सब आपको उसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर जिसको भी अपने खुद के थ्रू करनी है एप्लीकेशन, तो इन चीजों पे बहुत ध्यान दें। इवन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर रहे हैं तो आप उससे भी ये कंसल्ट करें कि मुझे मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चेक करना है कि उसमें क्या क्या लिखा है। इवन आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, आप उसमें सब कुछ लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस, इवन आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज में सब कुछ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑल राइट, दिस इज अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन जो आप हमें दे रहे हैं। एंड मैं आपके साथ और भी नेक्स्ट वीडियोस बनाना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच परीक्षित हमारे वीडियो में ये साथ देने के लिए। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए। एंड अभी हम थैंक आपसे यू फॉर प्लेजर ऑल माइन। थैंक यू। सो प्लीज like that button, and thank you.